देखो टॉपिक स्टार्ट हुआ था अपना, यानी कि जो इतिहास स्टार्ट हुई है वो इतिहास का पहला खंड, क्योंकि इतिहास को उस दिन भी बात करी थी अपने लोगों ने, 4 खंडों में टोटल बांटा गया है। पहला अगर हम बात करें तो जो पढ़ते हैं हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, और फिर उसके बाद विश्व का इतिहास। ये 4 टॉपिक 4 पार्ट में जो है डिवाइडेशन किया गया एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और इसमें विश्व का इतिहास हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में आता ही नहीं है। वनडे कोई भी एग्जाम से यूपीएससी और यूपीपीएससी को छोड़ करके जितने भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं अपर लेवल के, और यूपीएससी द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं उनको छोड़ करके अन्य एग्जामों में विश्व का इतिहास नहीं आता है, इसलिए हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। उसके लिए इतना ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है ये भी तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। हाँ देखो, तुम लोग को लगता होगा प्रयागराज वाले जितने भी टीचर हैं, जितने भी मास्टर साहब हैं, वो सब के सब जो है तुम्हारे लिए कड़वी कड़वी बातें कहते हैं, ठीक है। लेकिन कड़वा जो है तुम्हारे लिए साफदायक हो जाए इसलिए कहा जाता है। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी, कुछ भी कह लो तुमसे, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है तुम पे, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की हम लोग थोड़ी सी बात कर चुके थे, और शुरुआत कर रहे थे हम लोग ऐतिहासिक काल को, यही बात थी। उस दिन हम लोगों ने बात करी थी इतिहास टोटल 3 भागों में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। इसमें प्रागैतिहासिक काल की बात हुई थी, यानी ऐसा समय, ऐसा कालखंड जिसमें लोग के पास में लिपि भी नहीं थी और पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उस काल को हम लोग क्या जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल के नाम से, ठीक है। जिसमें लोगों के पास लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन हम लोग जो है अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। वो सारा का सारा क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। जिसमें लोगों के पास लिपि भी थी, उनको मतलब लिखना भी आता था, और हम लोग उसको कोड भी कर लिया है, ठीक है, यानी कि उसको पढ़ लिया है, तो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल कहलाएगा, ठीक है। और इसमें ही जो है हम लोग 2 खंडों के बाद जो है पहले कर चुके थे, और तीसरे खंड की बात करी जाएगी और इसका डिवाइडेशन देखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक। तो ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लिपि भी थी और हमने उसको पढ़ भी लिया है, तो वह इतिहास का कालखंड क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। पढ़ने की दृष्टि से देखें या एग्जाम की दृष्टि से देखें, बुक के हिसाब से देखें, तो इस ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरे खंड की बात करें तो तीसरा आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इन 3 भागों में टोटल इतिहास को जो है, ऐतिहासिक काल को जो है बांटा गया है। इन 3 कालों में हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस रखना है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, वो भी इन 3 कालखंडों से या 3 समय से इतिहास के लिए रहती है, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। उस दिन मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास होने का एक विशेष समय है, बताएगा कोई? ध्यान रहा हो किसी को तो? हाँ, तो उसने जो शुरुआत होती है, यानी कहाँ से होती है? 600 ईसा पूर्व से। कब से? 600 ईसा पूर्व से कब तक? 712 ईस्वी तक, ठीक है, 712 ईस्वी तक। यानी अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का समय है, लगभग 11 शताब्दियों का जो समय है, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा इस कालखंड में रहेगा, प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपद काल को। यानी प्राचीन भारत में सबसे पहले जो जानकारी ली जाएगी वो किसके लिए जाएगी? महाजनपद काल की ली जाएगी। जनपदों से बात करें, यहाँ पे प्रांतों से है,
इस समय में जो है भारत में बहुत सारे नए नए प्रांत बने, लेकिन कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। उन बड़ों की संख्या की बात करें तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपदों के बारे में इस काल में या इस समय में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे सक्सेसफुल जनपद कौन सा रहा? मगध। ठीक है, सबसे पावरफुल सबसे सक्सेसफुल कौन सा रहा? मगध रहा। और इसका जो इतिहास पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय क्या हुआ था? भारत में महाजनपद काल का उदय हुआ था या महाजनपदों का उदय हुआ था। जब महाजनपदों का उदय हुआ तो उसके बाद एक साम्राज्य आया जिसको हम सब लोग जानते हैं मगध साम्राज्य के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? ये मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और मगध साम्राज्य का जो समय माना जाता है वो 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, यानी इस समय मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे रहा, या ये कह सकते हैं कि उसने अपना विकास किया। तो वो समय कब से कब तक का है? 600 से लेके 300 ईसा पूर्व तक का समय कहलाएगा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का समय। इस मगध साम्राज्य का जैसे ही अंत होता है वैसे ही एक नया साम्राज्य उत्पन्न होता है भारत में, और उसको हम सब लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? मौर्य साम्राज्य के रूप में। यानी कि ये प्रारंभ कब से होगा? 300 ईसा पूर्व से प्रारंभ होगा। और अगर बात करें 300 से 300 इसके भी प्रारंभ का समय माना जाता है वो वास्तव में 323 ईसा पूर्व माना जाता है। कब से कब तक? 323 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। और लगभग 184 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो जो है मौर्य साम्राज्य का माना जाता है, मौर्य डायनेस्टी का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं इस इतिहास में संगम काल के रूप में। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? संगम काल के रूप में पढ़ते हैं। अगर बात करिए ये उत्तर भारत से हटके था, यानी दक्षिण भारत और मध्य भारत से आगे की बात करें, मध्य प्रदेश से आगे की डायनेस्टियां जो रही वो किस काल में आती है? संगम काल में आती हैं। और इनका समय भी जो माना जाता है वो भी इसी समय का माना जाता है, यानी 323 से 184 ईसा पूर्व। देखो अगर बात करी जाए ये उत्तर भारत को दर्शाता है और ये दक्षिण भारत को दर्शाता है। यानी अगर हम बात करें आज के समय में कुछ घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं तो कुछ घटनाएं किसी और स्टेट में और राज्य में या भारत के किसी और क्षेत्र में भी हो रही होंगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो उत्तर भारत में हम लोग मौर्य साम्राज्य को जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से दक्षिण भारत में किसको पढ़ते हैं? संगम काल के लिए पढ़ते हैं। जब संगम काल का अंत होगा तो एक नया काल रखा जाएगा जिसको हम बोले मौर्योत्तर काल। अब जिससे जो बात पूछी जाए वो बताना अंकित। हाँ, और कोई अंकित? एक ही तो है। अच्छा दो, चलो आगे वाले से बात हो रही है। तो मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है? मौर्यों का समय। अब पीछे वाले अंकित से बात हो रही है। हाँ, मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है? मौर्यों का समय। अच्छा चलो, विनीश बताओ। अमित, मौर्यों का समय। अच्छा, प्राची बताओ। अरे नहीं पता? क्या नाम है इसका? शीतल। हाँ नहीं पता। अभी और कोई बताएगा? अच्छा चलो। हाँ देखो, उस दिन एक बात हुई थी अपने लोग की, जब इतिहास जिस दिन शुरू करा था उस दिन एक बात करी थी कि वैदिक काल पढ़ा हमने, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ा हमने, और उसी दिन ये बात करी थी कि मौर्य काल होगा और मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल होगा, गुप्त काल होगा, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल होगा। यानी जब भी उत्तर लग जाए तो इसका मतलब है पश्चिमवर्ती समय, यानी बाद का समय। तो अगर हम मौर्य काल को पढ़ रहे हैं तो मौर्यों का जो समय है तो मौर्य काल में पढ़ रहे हैं, और मौर्योत्तर काल में जब दूसरे समय की बात करें तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं समय अलग है, तो बात भी अलग समय की हो रही है। ठीक है, इसलिए जब मौर्यों के बाद का समय, यानी जिस समय मौर्य डायनेस्टी खत्म हो रही थी और नए वंशों का उत्पन्न हो रहा था भारत में, उस समय का जो काल है वही काल क्या कहलाएगा? मौर्योत्तर काल कहलाएगा। ठीक है, कोई एक विशेष समय नहीं रहा, कोई विशेष वर्ग का इसमें समय राज्य नहीं रहा, इसलिए हम उसके नाम से नहीं जानते, बल्कि छोटे छोटे बहुत सारी डायनेस्टी थी, बहुत सारे राजा हुआ करते थे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? मौर्योत्तर काल का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हम पढ़ेंगे अब गुप्त काल के लिए या गुप्त साम्राज्य के लिए। ठीक है, किसके लिए पढ़ेंगे? गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के लिए पढ़ेंगे, और ये समय रहा 319 से 550 ईस्वी तक का। ठीक है, कब से कब तक? 319 से 550
ईसवी तक का। अब ईसा पूर्व नहीं आ रहा है, गुप्त काल की शुरुआत ईसवी में हुई थी और इसका अंत भी कब होगा, ईसवी में ही होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बात को कि कभी कभी तुम्हारे मन में डाउट चल रहा हो थोड़ा सा। एक समय हम लोग पढ़ रहे हैं ईसा पूर्व का और एक समय पढ़ रहे हैं ईसवी का, ठीक है। ये एक लाइन है, ऐसे मान के चलो, इससे ऊपर का समय और इससे नीचे का समय की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीरो हमने मान लिया है, इससे ऊपर का समय पढ़ रहे हैं, जीरो से नीचे का समय पढ़ रहे हैं। जब भी इधर की अगर हम पुराने समय की बात करेंगे तो संख्या जो है ज्यादा होगी। जितना पुराना समय होगा उतनी जो है डेट की संख्या ज्यादा होगी। इधर जितना नया समय होगा उतनी डेट की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। इस काल में यानी कि ईसा पूर्व में जितने नए समय की बात कर रहे हैं, आज से कम समय की बात कर रहे हैं, तो संख्या कम होगी। ज्यादा समय की बात कर रहे हैं, संख्या ज्यादा होगी। आज से कम समय की बात अगर जो है ईसवी में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है संख्या ज्यादा होगी, और ज्यादा लंबे समय की बात कर रहे हैं तो संख्या कम होगी, ठीक है। ये जीरो कहां से आया, तो जीरो ईसा मसीह जो थे उनकी मृत्यु की जो डेट निर्धारित की गई है, उस डेट को हम लोगों ने जीरो माना है। उससे पहले के समय को ईसा पूर्व में काउंट करते हैं और उसके बाद के समय को हम लोग ईसवी में काउंट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब समझ लेना आसान तरीके से, ठीक है। जब गुप्त साम्राज्य को एंड करेंगे तो गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में, या कह सकते हैं उत्तर भारत में, एक विशेष साम्राज्य का उदय हुआ, और उस साम्राज्य को हम लोग जानते हैं वर्धन वंश के रूप में। किसके रूप में, वर्धन वंश के रूप में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश, जिसमें सबसे प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो एक शासक को जानते हैं हर्षवर्धन के नाम से। किसके नाम से, हर्षवर्धन के नाम से। और इसका जो साम्राज्य रहा, ये काल रहा, वो 600 से लेके 647 ईस्वी तक रहा। अब बात आती है कि इन बीच में क्या हुआ, ठीक है। बीच में अगर हम बात करें तो किसी विशेष साम्राज्य का, विशेष शासक का कोई राज्य नहीं रहा। इसमें कहानी वही है कि आपस में जब वो एक विशेष साम्राज्य जो है तितर बितर हुआ या टूट गया या उसके राजा खत्म हो गए, उसके बाद जो है सब अपनी अपनी जगह पर क्या बन गए, राजा बन गए। जैसे आज के समय में बात करी जाए कि हर विधायक अगर बात करें तो एक विशेष तौर पर प्रधानमंत्री से या जो मुख्यमंत्री है उससे जुड़ा हुआ है। आज के समय में मुख्यमंत्री का कोई दायित्व ना रहे, खत्म हो जाए, तो सब अपने आप में ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अपनी अपनी जगह होंगे, ठीक है। अपने आप की जगह क्या बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। तो उसी आधार पर इनके हुआ कि सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पर राजा बन जाया करते थे। कोई विशेष बड़ी डायनेस्टी नहीं हुई, तो उस समय को हम लोग विशेष तौर पर नहीं जानते हैं। जिसने बहुत ज्यादा योगदान दिया इतिहास में, उसके वंश के आधार पर या उसके नाम के आधार पर हम लोग डायनेस्टी को जानते हैं। ये समय रहा हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में, ठीक है। अब बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के बाद में। मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या कहता है, इसमें पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, ठीक है। यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग किस किस चीज के बारे में जानेंगे और किन के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इसको दो पार्टों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकालीन और एक जो है उत्तर मध्यकालीन, ठीक। किस किस के बारे में, एक तरफ हम रखते हैं पूर्व मध्यकालीन के समय को और एक उत्तर मध्यकालीन। तो उत्तर का मतलब तो यहां समझ ही गए, हाँ। इन दो भागों में बांट करके या दो भागों में डिवाइडेशन करके हम लोग जो है विशेष सभ्यताओं की जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें पूर्व मध्यकालीन, जब हर्ष की इस समय मृत्यु हो जाती है उत्तर भारत में, तो इस समय उत्तर भारत की स्थिति बड़ा गंभीर हो जाती है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं एक जगह को छीनने के लिए, और वो जगह होती है कन्नौज, ठीक है। हर कोई कन्नौज पर आक्रमण करना चाहता है, और इसी समय में नए नए राजवंशों की उत्पत्ति होती है, और उन्हीं उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पूर्व मध्यकालीन भारत में। जैसे एक राजपूत आए, राजपूत का शासन हुआ राजपूत काल के रूप में। किसके रूप में, राजपूत काल के रूप में। और इस राजपूतों की बात करें तो राजपूतों की वैसे 16 प्रकार के राजपूत बताए गए हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार राजपूत वंश रहे जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उनमें सबसे पहले है पाल, सेन और प्रतिहार, ठीक है। पाल, सेन और प्रतिहार, इन तीनों को हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, राजपूत काल में पढ़ना है। फिर हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है इस समय, या दक्षिण भारत के कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना योगदान दिया। तो इसमें आते हैं चोर, चोल और पांड, चेर, चोल और पांड, चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। इन तीन राजवंशों के बारे में हम लोग कम पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन के समय में। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन का इतिहास, ठीक है, हाँ।
जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, गोवा वाला क्षेत्र है, ये दक्कन वाला क्षेत्र कहलाता है। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें दो प्रमुख राष्ट्रवंशों को पढ़ेंगे, एक चालुक्य और एक राष्ट्रकूट। ठीक है, किस किस के बारे में, एक चालुक्य के बारे में और एक राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करें उत्तर वैद में तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान है, सबसे प्रमुख या कह सकते हैं जो शासक रहा चौहान वंश में, कौन रहा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, यानी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर जब तक आसन रहा तब तक का जो काल पढ़ेंगे, जब तक का जो समय पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य, ये भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, उत्तर मध्यकालीन भारत के समय में पढ़ेंगे, या उसी टाइम पर इन तीनों लोगों का शासन रहा उत्तर मध्यकालीन भारत में। यानी चौहान वंश से प्रारंभ होकर मुगल काल के अंत तक का जो समय हम लोग काउंट करेंगे वो किसमें करेंगे, उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दक्षिण में क्या क्या रहा। ठीक है, दक्षिण की बात करें, दक्षिण में भी चोर रहे और यादव रहे, चोल और यादव, चोर नहीं, ठीक है, हाँ, चोल और यादव, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। ठीक है, तो चोल और यादवों को हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के क्षेत्र पढ़ेंगे। और दक्कन में बात करें तो दो साम्राज्य हुए, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इन दो साम्राज्यों के भारत में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग दक्कन में, या कह सकते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अब बात आती है आधुनिक भारत की। ठीक है, यानी तीन खंड है, तीनों में हम लोग बांध लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाएगा, बातें नहीं, देखो आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो एक सीधी साधे बात करते हैं हम लोग, डेट की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी 1707 ईस्वी से और पढ़ेंगे 1950 तक, कहीं तक 51 दिया जाता है, कहीं 1975 तक की डेट दी जाती है, कहीं 1947 तक की डेट जाती है। ऐसे मान लो कि 1907 में बहुत बड़ी घटना घटती है और वो घटती है मुगल साम्राज्य के ऊपर। और इस समय में जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम सर्वोपरि शासक जिसका नाम था औरंगजेब, बहुत क्रूर शासक था ये, अपने बाप को भी नहीं छोड़ा इनने। ठीक है, और तब से लेकर के भारत के संविधान प्रारंभ होने तक या भारत के संविधान के लागू होने तक, इस तक का जो समय रहेगा वो हमारा किसका रहेगा, आधुनिक भारत के इतिहास का रहेगा। ठीक है, यानी 1707 ईस्वी से 1951 तक का जो समय रहेगा वो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का समय रहेगा। और इन तीन कालखंडों को हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद जो है विदा कर देनी है भारत के इतिहास के लिए। ठीक है, चलो तो शुरू से जितना भी है ये नोट कर लो एक एक करके, कहाँ शुरू कर रहा था, यहीं से, चलो।